हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रो कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने डेटाबेस के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं और आज थोड़ा एसक्यूएल के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। ओके, तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब होता है कि आप एसक्यूएल के अंदर किस किस टाइप का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज अपन वन बाय वन सारे डेटा टाइप देखते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो एसक्यूएल के अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 1001 1003। ओके, तो ये हो गए इंटीजर के एग्जांपल। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेसिमल। डेसिमल का जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डेसिमल मतलब दशमलव संख्या है। तो एसक्यूएल के अंदर आप डेसिमल फॉर्मेट के अंदर भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10.20 43.2। ओके, तो ये हो गया डेसिमल टाइप। उसके बाद आता है डेट टाइम। डेट टाइम जो है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेट टाइम टाइप की वैल्यू स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेट टाइम में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर करेगा। ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं कैरेक्टर। तो ये जो कैर डेटा टाइप है कैरेक्टर, ये केवल कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि जैसे कि ए बी सी ये सब कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद जो डेटा टाइप है वो आता है वेर कैर। ओके, तो वेर कैर जो है वो कैरेक्टर के साथ न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी स्टोर करके रख सकता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे 2BC ABC 23 AB 42 ऐसी कुछ वैल्यूज़ आप वेर कैर के अंतर्गत स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आता है एनवेर केयर। एनवेर केयर जो है वो वेर केयर का ही एडवांस वर्जन है। एनवेर केयर वेर केयर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करके तो रखता ही है। जैसे कि ये जो वैल्यूज़ है ये तो ये स्टोर करेगा ही, उसके अलावा ये यूनिकोड डेटा भी स्टोर करके रखता है। अभी यूनिकोड एक नई टर्म आ गई अपने सामने। तो यूनिकोड क्या होता है? एक्चुअली यूनिकोड एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो हर कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक कोड प्रोवाइड करवाता है। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और जो करंट स्टैंडर्ड अपन एनकोडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो है UTF-8। ओके, तो UTF-8 UTF का मतलब होता है यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, तो जो UTF-8 है उसका मतलब हुआ यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट, और जो 8 है इसका मतलब है ये 8 बिट एनकोडिंग यूज़ करता है। ओके, तो ये जो 8 बिट है इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। ओके, तो एनवेर केयर जो है वो यूनिकोड डेटा भी स्टोर करके रखता है। ओके, अभी नेक्स्ट जो अपन डेटा टाइप देखते हैं वो देखते हैं ब्लॉब। ओके, तो ब्लॉब का जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, अब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? तो इसके अंदर आप इमेज, वीडियो और फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ब्लॉब टाइप। अभी अपन एक और डेटा टाइप देखते हैं जिसको बोलते हैं बिट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन समझता है वो बाइनरी फॉर्मेट में समझता है।
तो ये कुछ वैसा ही है कि बिट के अंदर आप केवल बाइनरी इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकते हो, या तो आप इसके अंदर 0 स्टोर कर सकते हो या आप इसके अंदर 1 स्टोर कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इसके अंदर इसकी वैल्यू को एकदम एम्प्टी रखो या खाली रखो, जिसे एसक्यूएल में नल बोलते हैं। अगर आप एसक्यूएल के अंदर कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई भी वैल्यू स्टोर करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसकी वैल्यू को नल कर सकते हैं, पर आप बिट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन हमेशा 0 और 1 में ही स्टोर होगी। या तो आप 0 स्टोर कर सकते हैं या आप 1 स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने डेटा टाइप कवर हो गए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं DDL क्वेरीज की तरफ। ओके, तो DDL जैसा मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो इसके अंदर जो पहली क्वेरी है वो है क्रिएट। ओके, तो जो क्रिएट स्टेटमेंट है ये टेबल को क्रिएट करने के काम आता है। ओके, तो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जब भी आप कोई भी टेबल बनाओगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर आपके टेबल का नाम। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉय ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप उसके अंदर फील्ड स्पेसिफाई करेंगे कि आपको उसमें कौन कौन से फील्ड चाहिए। मान लीजिए मेरे को चाहिए एम्प्लॉय ID। ओके, तो ये मैंने इंटीजर टाइप का लिया। ओके, और उसके बाद मैं लेता हूँ नेम, वो मैंने nVarChar टाइप का लिया, और ब्रैकेट के अंदर मैंने उसका साइज स्पेसिफाई किया 20। तो मैं 20 कैरेक्टर का नेम इसमें स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने लिया एज। ओके, और एज को मैंने इंटीजर लिया है। ये जो मैंने टेबल का एग्जांपल लिया, ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको पता चले कि अपन टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट कमांड देखते हैं अल्टर। अल्टर जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ होता है मॉडिफाई करना या चेंज करना या बदल देना है। ओके, तो अल्टर जो कमांड है उससे अपन एग्जिस्टिंग कोई भी जो टेबल बना हुआ है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और एग्जांपल, ये मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाया था, अभी मैं इसको अल्टर करता हूँ तो सिंटेक्स कुछ इस तरह होगी, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, और इसमें मान लीजिए मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ। सैलरी। ओके, तो एसक्यूएल के अंदर मैं जब भी ये कमांड फायर करूँगा तो उसमें एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है अपन देखते हैं ड्रॉप। तो जो ड्रॉप कमांड है, ड्रॉप कमांड के द्वारा आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो जो ड्रॉप कमांड है वो टेबल को ड्रॉप करने के काम आता है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से होगा, ड्रॉप टेबल टेबल का नेम। ओके, तो ये हुआ ड्रॉप कमांड। उसके बाद आता है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड जो है ये एक्चुअली टेबल को डिलीट ही करता है पर उसका स्ट्रक्चर रिटेन करके रखता है। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड है। तो जो ट्रंकेट कमांड है वो टेबल के स्ट्रक्चर को रिटेन कैसे करके रखता है वो अपन देखते हैं। मान लीजिए ये आपका टेबल था। ओके, इसमें जैसे नेम, एज, सैलरी करके कोई भी फील्ड्स थे ये। ओके, तो जब आप ट्रंकेट कमांड यूज़ करोगे तो ये केवल उसके रोज को डिलीट करेगा। ओके, ये उसके स्ट्रक्चर को रिटेन करके रखेगा। और मान लीजिए ये एक दूसरा टेबल मैंने लिया,
ओके, ये है नेम, ये एज, ये सैलरी। इसमें मान लीजिए कोई भी डेटा है, अगर आप ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो ये इस पूरी टेबल को डेटाबेस से निकाल देगा, इसका स्ट्रक्चर रिटेन करके नहीं रखेगा। ओके, तो जो ट्रंकेट कमांड है उसका सिंटेक्स भी कुछ इसी तरह है, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय। ओके, तो अभी अपन DML जो कमांड्स हैं वो भी देख लेते हैं। DML का फुल फॉर्म जैसे अपन ने देखा था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो इसके अंदर जो पहला कमांड है वो आता है इंसर्ट। तो इंसर्ट के कमांड के द्वारा आप डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई टेबल है, उसमें आपको डाटा डालना है, तो आप सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ओके, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 आप कॉलम स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलम में डेटा डालना है। तो मान लीजिए मैं नेम जो कॉलम है उसमें डेटा डालता हूँ, एज है उसमें डालता हूँ, और सैलरी जो है उसमें डालता हूँ। ओके, अभी उसके बाद मैं वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा कि मेरे को कौन से कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यूज़ डालनी है। तो मान लीजिए नेम के अंदर मैं राम स्टोर करता हूँ, इसको आपको सिंगल कोटेशन में लिखना है, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर अपन स्ट्रिंग जो नोटेशन है उसको स्ट्रिंग नोटेशन में डेटा स्टोर करने के लिए अपन सिंगल कोट यूज़ करते हैं। एज जो है उसको आप एज ए इंटीजर स्टोर करेंगे और सैलरी भी एज ए इंटीजर स्टोर करेंगे। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया इंसर्ट क्वेरी का। ओके, इसमें मैंने जो आईडी है वो इंसर्ट नहीं की, क्योंकि मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि इस टेबल के अंदर जो आईडी है वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंटेड है। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है वो आता है अपडेट। तो अपडेट का मतलब आपको अगर किसी रो के अंदर कुछ डेटा है जो आपको अपडेट करना है, मतलब उसके अंदर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है रो के अंदर, तो आप अपडेट कमांड यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स अपन देखते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 20,000 वेर आईडी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है अपडेट कमांड का। इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे आप अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद आपको किस कॉलम की वैल्यू मॉडिफाई करनी है और उसमें क्या वैल्यू डालनी है आप वो लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सैलरी लिया है, सेट सैलरी इक्वल टू 20,000। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम मॉडिफाई करने हैं तो आप कोमा करके वो कॉलम स्पेसिफाई कीजिए और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कीजिए। ओके, और वेयर का मतलब कि अगर आप केवल इतना कमांड रन करते हैं तो ये डेटाबेस के अंदर जो एम्प्लॉय टेबल है उसकी सारी रोज है उसके अंदर ये डेटा अपडेट कर देगा। ओके, और अगर आप वेयर क्लाउज यूज करते हैं तो ये केवल एक स्पेसिफिक आईडी की वैल्यू ही अपडेट करेगा। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है वो आता है डिलीट। डिलीट का मतलब आप टेबल में से अगर डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कमांड यूज कर सकते हैं। तो डिलीट कमांड का सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो एम्प्लॉय नाम के टेबल में जहां भी आईडी 1 होगा ये केवल उसी में से डेटा डिलीट करेगा। ओके, उसके बाद आता है अपना डीक्यूएल।
डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर केवल एक ही कमांड आता है, वो आता है सिलेक्ट कमांड। ओके, तो सिलेक्ट कमांड के द्वारा आपने टेबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया है वो सारा डेटा आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये हुआ DQL। उसके बाद आता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, ओके, इसके अंदर केवल दो ही कमांड है, ग्रांट एंड रिवोक। ओके, एक्चुअली ये जो कमांड्स है मेनली DBA यूज़ करता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अपन लोग ये कमांड्स यूज़ नहीं करते हैं, पर फिर भी अपन इनके बारे में जान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो जो ग्रांट कमांड है वो किसी स्पेसिफिक यूज़र को कोई स्पेसिफिक राइट्स देने के काम आता है। ग्रांट मतलब राइट्स देना और रिवोक मतलब राइट्स वापस लेना। ओके, तो जो ग्रांट एंड रिवोक कमांड है वो DBA के द्वारा मोस्टली यूज़ की जाती है। तो ये जो अपना DDL, DML, DCL और DQL, ये सारे कमांड्स आज अपन ने देख लिए। अगर आप इन कमांड्स के बारे में और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट का रेफरेंस भी ले सकते हैं, और रेफरेंस के तौर पर आप W3 स्कूल जो साइट है एक तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं, और ट्यूटोरियल पॉइंट करके एक साइट है, ट्यूटोरियल पॉइंट्स, उसका रेफरेंस ले सकते हैं। ओके।